Hello friends and welcome back to my channel. E is equal to mc स्क्वायर। ये बहुत पावरफुल इक्वेशन है। ये पावरफुल इक्वेशन इसलिए नहीं क्योंकि ये बेस प्रिंसिपल बना एटम बॉम्ब के लिए। ये पावरफुल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसके मल्टीपल साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस हैं और मल्टीपल नॉन साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस भी हैं। ये सारे इंटरप्रिटेशंस मैं आपको किसी एपिसोड में कवर करूंगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो इससे दो कंक्लूजन आते हैं। पहला, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है अगर, तो उसके पास एनर्जी है। भले ही वो बॉडी मूव ना कर रहा हो, मोशनलेस हो, स्टैटिक हो, बट उसके पास एनर्जी है। दूसरा, बहुत छोटा सा भी बॉडी होगा, इवन उसका मास बहुत कम होगा, कोई बॉडी का मास एकदम बहुत छोटा सा भी मास होगा, लेकिन वो एनर्जी बहुत जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मास c स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो c स्क्वायर इज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि बहुत छोटे मास से भी मल्टीप्लाई किया तो सिग्निफिकेंट एनर्जी देगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे और ये आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी से आया है। ये इक्वेशन स्पेशल रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1939 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि फिशन प्रोसेस के थ्रू हम बहुत एनर्जी रिलीज कर सकते हैं और इससे काफी पावरफुल बॉम्ब्स भी बनाए जा सकते हैं। वो एरा था जब वर्ल्ड वॉर का एरा था। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 का वो एरा था और मिलिट्री एस्केलेशंस बहुत ज्यादा थे एंड आर्म्स रेस बहुत ज्यादा थी। आर्म्स रेस वाज एट इट्स पीक और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को जब आइंस्टाइन ने इस टाइप का लेटर लिखा तो ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन ने ही ट्रिगर कर दिया द एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट। अब ये डिबेटेबल है। ही हैड जस्ट सजेस्टेड समथिंग इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिएक्शन। लोगों के अपने ओपिनियंस है इस सब्जेक्ट पे, वेदर आइंस्टाइन वाज द क्रिएटर ऑफ एटम बॉम्ब और ऑल दैट, बट इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड ओपिनियन। बट वो लेटर गया था, ये फैक्ट है। बाद में एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। प्रोजेक्ट मैनहट्टन को लीड करने के लिए एक साइंटिस्ट सिलेक्ट किया गया और वो साइंटिस्ट थे J. Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer was a very sharp mind and a very sought after scientist in that era. मैं sought after इस point of view से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। sought after मैं इस point of view से बोल रहा हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनको फैकल्टी पोजीशंस और सीनियर पोजीशंस देने के लिए इनविटेशन दे रही थी। करीब 10 से 15 यूनिवर्सिटीज थी जो उनको इनविटेशन दे रही थी उस टाइम पर। उसमें थी हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, कैलटेक और बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूडेड थी। तो मेरा ये एपिसोड एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट पे नहीं है, वो शायद आप नोलन का मूवी देखेंगे तो वो कवर हो जाएगा। मेरा ये एपिसोड उस एस्पेक्ट्स पे है जो शायद नोलन की मूवी कवर नहीं करेगी। आई बिलीव सो। आई हैव नॉट सीन द मूवी एज ऑफ नाउ। सो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, उनको कई यूनिवर्सिटीज से कॉल आया फॉर फैकल्टी एंड सीनियर पोजीशंस, लेकिन जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले क्यों चूज किया? बिकॉज बर्कले में उस टाइम थियोरेटिकल फिजिक्स को लेकर या उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा था नहीं। तो फॉर ओपनहाइमर इट वाज अ डेजर्ट, उनके लिए रेगिस्तान था। तो उन्होंने सोचा कि बर्कले में जाएंगे तो उनको फ्रीडम मिलेगा काम करने के लिए। ही कैन डू हिज रिसर्च फ्रीली एंड ही कैन एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट एंड द प्रोसेसेस ओवर देयर एंड फ्रीडम वाज द की टू वर्क एंड टू लर्न आल्सो। लेकिन ओपनहाइमर को यह भी मालूम था कि आइसोलेशन में वर्क करना कैन बी अ डिजास्टर, बिकॉज उस टाइम पे बहुत रिसर्च चल रही थी, क्वांटम साइंस पे बहुत काम हो रहा था और दूसरे रिसर्चेस भी चल रहे थे और उसके लिए आपको टच में रहना बहुत ज़रूरी था।
तो ओपनहाइमर को रियलाइज हुआ कि वो ऐसे आइसोलेशन में बर्कले में काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वो था कैलटेक। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले एंड कैलटेक दोनों का ऑफर एक्सेप्ट किया। वो कुछ समय कैलटेक में बिताते थे और कुछ समय वो बर्कले में बिताते थे। ओपनहाइमर का क्वालिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। ही हैड अ वेरी शार्प माइंड। ही कुड ग्रास्प द प्रॉब्लम वेरी क्विकली एंड सोल्यूशन भी बहुत जल्दी जल्दी वो जनरेट करते थे। और उस टाइम पर अगर आप देखेंगे, इनका एक रिसर्च मेथोडोलॉजी था जिसमें जब ये रिसर्च करते थे, नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट द रिसर्च इज, लेकिन ये सारी रिसर्च ना ये अपने पीयर ग्रुप के साथ करते थे, ना ये अपने सीनियर्स के साथ करते थे, ये करते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टरल स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप इनके पेपर्स देखेंगे, इनका रिसर्च पढ़ेंगे, तो आपको इनके नाम के साथ जिसका भी नाम मिलेगा, एक और नाम अगर मिलेगा, तो वो आपको पता चलेगा वो उसका उनका स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन स्टार का मॉडल जो इन्होंने क्रिएट किया था, उसमें वॉलकॉफ इन्वॉल्व थे। वॉलकॉफ वॉज ए स्टूडेंट। ऑन कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन करके एक पेपर है ब्लैक होल रिलेटेड, उसमें स्नाइडर थे इनके स्टूडेंट, उन्होंने लिखा था इनके साथ मिलकर पेपर। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को बहुत इन्वॉल्व करते थे। और इनिशियल पीरियड में इनको जब इन्होंने टीचिंग स्टार्ट किया तो इनका थोड़ा स्ट्रगल हुआ उस टाइम पे, बिकॉज ही वॉज वेरी शार्प, बट स्टूडेंट्स को ग्रास्प करने में बड़ा टाइम लगता था कॉन्सेप्ट्स को। तो ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते थे उस टाइम पर, और इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था बिकॉज ऑफ इम्पेशेंस। लेकिन उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि एवरीबडी इज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रास्पिंग, एंड ही चेंज्ड हिज वे ऑफ डीलिंग विद स्टूडेंट्स एंड टीचिंग द स्टूडेंट्स। इनका एक बहुत पिक्यूलियर वे ऑफ टीचिंग था। आप देखेंगे हर फिजिसिस्ट का एक पिक्यूलियर वे ऑफ टीचिंग रहता है। मैंने एक फाइनमैन के बारे में आपको एक एपिसोड में उनके बारे में बताया था, उनकी फाइनमैन लर्निंग टेक्निक के कुछ एलिमेंट्स बताए थे। और ओपनहाइमर के केस में इनका एक टेक्निक था। ये क्या करते थे, कोई भी रिसर्च हो ये अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च है तो एक स्टूडेंट को दे दिया, एक और कोई रिसर्च है वो दूसरे स्टूडेंट को दे दिया, तो ये रिसर्चर्स देते थे अपने स्टूडेंट्स को। सो फॉर एग्जाम्पल, इनके पास 10 स्टूडेंट अगर है, 10 में ऐसी नंबर बोल रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन, तो 10 हर एक को एक एक रिसर्च दे देंगे। और उसके बाद क्या करते थे, उस रिसर्च पर वो अपडेट लेते थे, रिव्यू करते थे एज अ गाइड, डिस्कशन करते थे, डिटेल डिस्कशन, इनसाइट्स पे डिस्कस करते थे। और जब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट से उसकी रिसर्च पे डिस्कस कर रहे होते थे, उस टाइम पे बाकी 9 स्टूडेंट्स आके उसको सुनते थे, और वो सुनने के बाद वो कंट्रीब्यूट भी करते थे बाकी 9 स्टूडेंट्स। इससे क्या होता था, क्रॉस लर्निंग होता था। तो कभी कभी ऐसी चीज जो एक स्टूडेंट अपनी रिसर्च में सामने लेकर आ रहा है, वो यूज हो जाती थी दूसरे स्टूडेंट की रिसर्च में भी। तो ऐसा क्रॉस लर्निंग होता था और बहुत ही फास्ट लर्निंग होता था स्टूडेंट्स का। दिस वॉज हिज मेथोडोलॉजी। ओपनहाइमर का अपार्ट फ्रॉम द एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट, अभी क्योंकि नोलन का मूवी है तो एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट सबको समझ में आ रहा है, लेकिन सिर्फ एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट से ही वाज नॉट नोन फॉर दैट ओनली, दैट वाज ओनली वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इनके 2 मॉडल्स इन्होंने क्रिएट करे थे। एक था न्यूट्रॉन स्टार मॉडल और एक था ब्लैक होल मॉडल ऑन कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, पेपर का नाम है उनका। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे इनके साइड से। न्यूट्रॉन स्टार मॉडल में वॉलकॉफ इनके स्टूडेंट थे जैसे मैंने बताया, और ब्लैक होल वाले में इनके स्टूडेंट थे स्नाइडर। तो न्यूट्रॉन स्टार मॉडल जनरेट करने के पहले ओपनहाइमर ने क्या किया, चंद्रशेखर का व्हाइट ड्वार्फ की रिसर्च और उनका पेपर पढ़ा। चंद्रशेखर का व्हाइट ड्वार्फ का मॉडल और उनका रिसर्च पेपर क्या है, और उनकी जो क्लैश हुआ था आर्थर एडिंगटन से ब्लैक होल को लेकर और व्हाइट ड्वार्फ को लेकर, ये मैंने एक एपिसोड में बताया है, आप वो एपिसोड जरूर देखें। चंद्रशेखर द जायंट स्लेयर आपको मिलेगा एएसपीज ब्रह्मांड में। तो ओपनहाइमर ने वो पूरा रिसर्च उनका पढ़ा और उन्होंने कंक्लूड किया कि जैसे चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट बताया था। चंद्रशेखर लिमिट क्या था कि व्हाइट ड्वार्फ का एक मैक्सिमम मास है और वो है 1.4 सोलर मासेस। वैसे ही न्यूट्रॉन स्टार्स का भी एक मैक्सिमम मास होगा और उसकी भी एक लिमिट होगी।
ऐसा ओपेनहाइमर ने हाइपोथेसिस बनाई और उन्होंने उस पर मॉडल क्रिएट करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। ओपेनहाइमर का यह भी मानना था कि वो मैक्सिमम मास ऑफ न्यूट्रॉन स्टार के बियॉन्ड ब्लैक होल भी होंगे। इफ यू रिमेंबर, आइंस्टाइन एंड एडिंगटन का मानना था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट ओपेनहाइमर वाज लुकिंग एट ऑन द अदर साइड ऑफ इट। सो उन्होंने न्यूट्रॉन स्टार का मॉडलिंग शुरू करी और उसके बाद उन्होंने ब्लैक होल का भी मॉडलिंग शुरू किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनका एक बहुत पिक्यूलियर वे था एनालिसिस करना, जो मैं आपको बताऊंगा, और जो इन्होंने अपने सारे रिसर्चेस में और मॉडल्स में यूज किया। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते थे, और ये बहुत जरूरी भी था उस एरा में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी आज के साइंटिफिक कैलकुलेटर आई वुड से वर मच मोर एडवांस देन दोस कैलकुलेटर्स। तो कोई एड्स नहीं था, देयर वर नो एड्स अवेलेबल। तो ब्लैक होल फॉर्मेशन, न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू सॉल्व। आप सॉल्व कैसे करोगे जब कोई एड्स नहीं है? इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं आएगा आपका। तो उन्होंने एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते थे जिसके बारे में बताऊंगा आपको। दिस इज द वे ही यूज्ड टू थिंक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओपेनहाइमर का ये मानना था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कोई मेरा है एक फिनोमेना, ये एक है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, राइट? और ये फिनोमेना को कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स और वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्टर एफ ए लिख दिया मैंने, फिर एक फैक्टर एफ बी हो गया, फिर एक फैक्टर एफ सी हो गया, फिर एक फैक्टर एफ बी हो गया, और एक फैक्टर एफ ई हो गया। ये मैंने 5 फैक्टर्स दिखाए हैं जस्ट एट अ रिप्रेजेंटेशन। व्हेन यू गो टू द एक्चुअल मॉडल्स, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। तो व्हाट ही डिड वाज ही मेड अजम्पशन नंबर 1। वो एक असेसमेंट लेते थे इन फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फिनोमिना को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दे विल कंट्रीब्यूट टू दिस फिनोमिना सिग्निफिकेंटली। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर बात करूं तो ही वुड कैटेगराइज द ऑल सेट्स ऑफ फैक्टर्स इनटू 2 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो क्रूशियल फैक्टर्स, सपोज जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, इसमें क्रूशियल फैक्टर है एफ ए एंड एफ बी, एफ ए एंड एफ बी, और बाकी सारे फैक्टर्स जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था इस फिनोमिना में, या उनका फिनोमिना है, इस फिनोमिना जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉइज लेवल पर है, यानी छोटे मोटे वेरिएशन। ही वुड क्लासिफाई देम इनटू पेरिफेरल फैक्टर्स। So he would classify it into peripheral factors. So इस केस में अगर मैं रिप्रेजेंटेशन को मे बी एफ सी, एफ डी एंड एफ ई आर पेरिफेरल फैक्टर्स, ऐसा वो क्लासिफिकेशन कर देते थे। बिकॉज सारे फैक्टर्स को जब आप लेने जाओ तो वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाती थी, और कभी कभी कुछ फैक्टर्स के बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं रहती थी, तो उसको इंक्लूड करने में बड़ी डिफिकल्टी रहती थी। सो वो इसको 2 में कैटेगराइज करते थे। अब ये जो पेरिफेरल फैक्टर्स हैं, राइट, इनको वो ड्रॉप कर देते थे। सो एफ सी ड्रॉप्ड, एफ डी ड्रॉप, एफ ई ड्रॉप, और एफ ए और एफ बी जो क्रूशियल फैक्टर्स है उनके बेसिस पे पूरी मॉडलिंग करते थे। दिस वाज द मेथोडोलॉजी ही यूज्ड फॉर हिज रिसर्च। बाय द वे, एफ ए और एफ बी कंसीडर करने के बाद भी वो ऐसा अक्सर होता था कि वो मॉडल फिर भी सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि इट वाज सो कॉम्प्लेक्स। बट यस, इट वाज रिलेटिवली इजी टू डू लाइक दिस। एक चीज वो और करते थे, अगर उनको ये लगता था कि शायद एफ सी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर, a major contributor to this phenomena, suppose, लेकिन एफसी को इंक्लूड करके मॉडल सॉल्व नहीं हो रहा है, मॉडल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इन द इनिशियल मॉडल, ही वुड ड्रॉप एफसी, बट जब मॉडल रेडी हो जाता था एफ ए एफ बी को लेकर, तो ये एफसी ऐड बैक करते थे और देखते थे एफसी का मॉडल पे क्या इंपैक्ट है जो एफ ए और एफ बी से क्रिएट हुआ है। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। सो इस टाइप की टेक्निक्स, इस टाइप के एनालिसिस ये करते थे
और यूज़ करते थे टू सॉल्व वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड एज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में. And that's how he wrote those papers also. On continuous gravitational contraction का जो पेपर इन्होंने लिखा, जो ब्लैक होल रिलेटेड था, उसमें जो इन्होंने प्रेजेंट किया पेपर, तो वो पेपर कंट्रोवर्शियल हो गया और उनका क्लैश हुआ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट उस टाइम के थे, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड जायंट इन दैट एरा, जॉन व्हीलर से. ये वैसे ही हुआ जैसा चंद्रशेखर के साथ हुआ था. जब चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ पे पेपर पब्लिश किया था, तो आर्थर एडिंगटन ने उसको अपोज किया था. ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस ऑन द पेपर. यहां पर वही चीज ओपनहाइमर के साथ हुआ व्हेन जॉन व्हीलर हैड रिजर्वेशंस ऑन दैट मॉडल. ये एक बहुत बड़ी बैटल है और ये दो जाइंट्स की बैटल है, ओपनहाइमर एंड जॉन व्हीलर. जॉन व्हीलर इज वाज सपोज्ड टू बी अ स्टालवर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके बारे में मैं आपको एक अलग एपिसोड में बताऊंगा. सो ओपनहाइमर जो थे वो भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे, और भगवत गीता समझने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखा, और संस्कृत सीख के उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला भगवत गीता का, और भगवत गीता की फिलॉसफीज और उसको उसके प्रिंसिपल्स को वो अपने काम और अपनी निजी जिंदगी में बहुत यूज करते थे. इसलिए आप अगर देखेंगे तो उनका जब एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ और जो ये बॉम्बिंग हुई, उसके बाद एक उनका फेमस कोट है दैट वो ये उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स. ये कोट डायरेक्टली उन्होंने भगवत गीता से लिया है, और उसके ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जैसे मैंने बताया उसकी फिलॉसफी को भी फॉलो करते थे. और बॉम्बिंग के बाद ओपनहाइमर नेवर वांटेड दिस एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप फर्दर, बट फिर आपको तो मालूम है सिचुएशन क्या हुआ. उनकी किसी ने बात मानी, और अब तो हमारे पास बहुत पावरफुल बॉम्ब्स हैं than the one which was dropped in Hiroshima and Nagasaki. ओपनहाइमर के बारे में अगर मुझे एक स्टेटमेंट बोलना होगा तो मैं ये बोलूंगा, he was a man who had a very sharp mind, who was a great teacher and a legend. ऐसे साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं. आइंस्टाइन, ओपनहाइमर, बोर, इस टाइप के साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं, और आई वुड से पीपल हु हैव वर्कड विद हिम और दे हैव एसोसिएटेड विद दीस पीपल हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. नोलन का मूवी आया है ओपनहाइमर, इस मूवी को जरूर देखें, बिकॉज नोलन का मूवी है, इसमें प्रिसाइज फैक्ट्स होंगे, और अपने बच्चों को लेकर जरूर जाए. मैं ये बहुत दिन से अपने अलग अलग वीडियोस और लोगों से बोल रहा हूँ, टीच योर चिल्ड्रन, दीज आर वेरी रेयर मूवीज दैट कम, और इससे काफ़ी सीखने को भी मिलेगा. और सो अपने बच्चों को देके ज़रूर जाए और देखिए उस मूवी को. एंड ओपनहाइमर रिलेटेड मेरा ओपनहाइमर को लेकर ये वीडियो जो है, इसमें अब इतने ही मुझे फैक्ट्स बताने थे. देयर आर मेनी मोर फैक्ट्स ऑन ओपनहाइमर विच कैन नॉट कवर इन अ स्मॉल वीडियो लाइक दिस, बट मे बी आई विल कवर इन सम अदर एपिसोड. सो होप यू लाइक माई वीडियो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय.